ओके, लास्ट क्लास में हमने लीचेटेस प्रिंसिपल देखा था। लीचेटेस प्रिंसिपल में हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है रिवर्सिबल, कैसा रिएक्शन, तो अगर आपका रिएक्शन रिवर्सिबल है तो किस में आएगा वो, इक्विलिब्रियम में आएगा। किस में आएगा वो, तो अगर आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम में आएगा, और अगर वो इक्विलिब्रियम में आएगा तो फिर आप उससे प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते। फिर आप उससे प्रोडक्ट ऑब्टेन, तो एक केमिकल रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है, कुछ समय के बाद किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। उसको आप रोक नहीं सकते। रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में आने से आप रोक, वो इक्विलिब्रियम में आएगा। अब एक बार इक्विलिब्रियम में आ गया तो मतलब क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर होगा, तो जितने तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतने ही तेजी से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो इस केस में आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा। तो ली चैटलेस आया और उसने बताया कि भैया देखो, अगर आपका रिएक्शन रिवर्सिबल है और अगर इक्विलिब्रियम को अचीव कर रहा है तब भी आप प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उसने बताया कि 4 चीज़ें आप चेंज करिए। कितनी चीज़ें, ये सब अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं। पहला था कंसंट्रेशन, पहला चीज़ आप चेंज करिए कंसंट्रेशन। दूसरा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। तो 4 चीज़ें, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन तो देख चुके अपन लास्ट क्लास में। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम अपोजिट जाएगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की साइड जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा रिएक्शन। और अगर प्रोडक्ट का बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट साइड जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा रिएक्शन। तो वाइस वर्सा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ाऊंगा तो फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट का बढ़ाऊंगा तो बैकवर्ड। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, यस और नो। अपने को डिस्कस करना दूसरा फैक्टर, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। दैट इज कॉल्ड, तो टेम्परेचर की अगर बात करते हैं किसी भी रिएक्शन में, अगर डेल एच दिया है, क्या दिया है, तो अपन डिसाइड कर सकते हैं रिएक्शन एक्सो है कि एंडो। अगर डेल एच नेगेटिव है, क्या है डेल एच, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक। कैसा, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रहा है, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, हीट बाहर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बाहर। और दूसरा होता है आपका डेल एच इज इक्वल्स टू नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो डेल एच आप अगर आपका क्या हो गया, पॉजिटिव, तो एंडो, एंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब हीट, हीट अंदर, एंडो हीट बाहर, एक्सो। तो किसी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रहा है एक्सोथर्मिक, किसी रिएक्शन में हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो डेल एच से पता चलता है, डेल एच नेगेटिव एक्सो, डेल एच पॉजिटिव। ओके, अब समझो टेम्परेचर का फैक्टर डिपेंड करता है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन पे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा इक्विलिब्रियम को, घटाने से क्या होगा, ये हम समझेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन अगर है तो फॉरवर्ड, अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो हमेशा रिएक्शन कैसा आएगा, फॉरवर्ड, सीधा सीधा आगे। और अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो बैकवर्ड। समझ गए। तो फॉर एग्जांपल फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या समझते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन मतलब क्या, तो पहले समझते हैं वो कंडीशन जो आपके साथ है, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन, फॉर एग्जांपल अगर अपन यहाँ बैठे हैं तो अपन नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, यस और नो। तो नीट और जेई की तैयारी कर रहे तो पढ़ना पड़ेगा, हाँ या ना, ठीक। अपन जैसे पढ़ना स्टार्ट किए तो सर ने बोला चल बे तेरा नहीं हो सकता, क्या ही कर लेगा पढ़ के, पहला डीमोटिवेशन, यस और नो। फिर भी अपन जैसे तैसे सर्वाइव करके क्लासेस से गए घर, घर जाके जैसे ही पढ़ने के लिए बैठे, मम्मी ने बोला जा सामान लेके आ। मम्मी को रहे मम्मी पढ़ रहा हूँ करके, तो मम्मी बोलती कौन सा कुछ बन जाएगा तू, जा सामान लेके आ, मैं शाम का खाना नहीं दूंगी। तो अपन चले गए खाना सामान लेने, सामान ले गए, ला करके दे दिए मम्मी को, पढ़ना स्टार्ट किया जैसे ही, तब तक शाम हो गई, पापा आ गए। अपन फिर पढ़ने बैठे, पापा पहुँचे, पापा देख रहे कि अपन पढ़ रहे हैं, तो पापा ने बोला जा जाके मेरे लिए कुछ लेके आ। तो अपन ने फिर बोला कि अरे पापा पढ़ रहा हूँ मैं करके, तो पापा बोले कौन सा तीर मार लेगा पढ़ के, चल जा सामान लेके आ। अपन चले गए सामान लेने, फिर अपन मिले अपने दोस्त से, दोस्त ने बोला चल अपन चलते संडे मूवी देखते, ऐसा करके घूमते करके। तो अपन ने बोला अबे संडे टेस्ट है, हमको पढ़ना पड़ेगा करके, टेस्ट देना पड़ेगा। तो उसने बोला कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा तू, कौन सा कुछ तीर मार लेगा पढ़ के, समझ आ रहा है कि नहीं। तो हर जगह से क्या मिल रहा है,
डिमोटिवेशन मतलब सारे कंडीशंस पढ़ने के लिए फेवरेबल है अनफेवरेबल है, तो बच्चा फिर भी जूझेगा, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता देखेगा और पता चलेगा कि जब भी पढ़ने बैठता हूँ कोई ना कोई आके डिस्टर्ब कर ही देता है और मेरे पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर पढ़ाई छोड़ के बाकी चीज़, जाना किधर था, पढ़ना था ना, इंजीनियर या डॉक्टर बनना था, उसके लिए क्या करना था, उसको पढ़ना था। पढ़ रहा है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फेवरेबल कंडीशन तो ऐसे बहुत रेयर मिलेंगे आपको, ये वाला कंडीशन हमेशा मिलता होगा। यस और नो? तो अब जो बच्चा तैयारी कर रहा था जेई की, पढ़ रहा था अच्छे से, उसके सारे कंडीशंस कैसे हो गए? अनफेवरेबल। 2-4 हफ्ते के बाद फिर वो आपके जैसे। यस और नो? 2-4 हफ्ते के बाद वो कैसे हो जाएंगे? आपके जैसे। जैसे आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, उसको भी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, वो भी अपनी ज़िंदगी जिएगा। यस और नो? दूसरा केस देखते हैं, फेवरेबल कंडीशन। बच्चा पढ़ रहा है, सर ने उसको बोला बेटा अच्छा कर रहा है, बहुत सही पढ़ रहा है तू, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आराम से नीट या जेई निकाल लेगा। ठीक है, पहला उसको मोटिवेशन मिला, अच्छा कर रहा है, सर ने बोला हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। घर गया, जैसे घर पहुंचा, बैग रख के पढ़ने के लिए बैठा, मम्मी कॉफ़ी ला दी, नाश्ते के लिए कुछ ला दी और दरवाज़ा बंद कर दी, टीवी चल रहा था बंद कर दी सब, और बता दी सबको कि इस कमरे में कोई नहीं आएगा, पढ़ रहा है करके। फिर बीच बीच में आकर के देख रही है ना, कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ खाने के लिए चाहिए क्या, कुछ ऐसा करके, ठीक है, केयर कर रही है और बोल रही है बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यस और नो? तो बच्चा और थोड़ा सा चाहेगा कि पढ़ लूँ। समझ में आ रहा है? शाम को पापा पहुँचे, पापा पहुँच के देख रहे बच्चा पढ़ रहा है, तो टीवी स्टार्ट ही नहीं किया, न्यूज़ ही नहीं देख रहे पापा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और बच्चे को बोल रहे अरे बहुत सही पढ़ रहा है, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या रहा है? मोटिवेशन। दोस्त पढ़ पढ़ के परेशान हो गया, दोस्त को बोला चल कहीं से घुमा के ला, दोस्त बोला नहीं बे, घूमने से कुछ नहीं होना है, ठीक है, पढ़ेगा सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद ज़िंदगी बन जाएगी, जीवन भर घूम सकता है, हमको मेरे को भी घुमा पाएगा, पैसे होंगे तो। यस और नो? तो फिर दोस्त ने उसको घूमने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। यस और नो? तो कोई घुमाने भी नहीं ले जा रहा है, तो क्या बचा उसके पास? तो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है। यस और नो? ये सिर्फ ये इमेजिनरी वर्ड है ना, रियल वर्ड जो पहले बताएं। ठीक है, ऐसे लोग मिलेंगे नहीं ना तुमको। आ रहा है समझ में? इसलिए क्या होता है, सिलेक्शन 100 में से 1 का होता है, क्योंकि बाकी 99 लोगों को, 100 लोगों को ही क्या मिलता है? अनफेवरेबल कंडीशन। डीमोटिवेशन तो कुछ नहीं होता, अनफेवरेबल कंडीशन होता है। आया समझ में? खुद ही नहीं पढ़ो तो काय का मोटिवेशन बे? समझ आ रहा है कि नहीं? खुद ही नहीं पढ़ रहे तो काय का पढ़ने के लिए क्या मोटिवेशन? खुद पढ़ोगे अपने आप मोटिवेट होते रहोगे। हम पढ़ना ही नहीं है, मेंटेलिटी वही नहीं पढ़ना चाहते कि कोई डिस्टर्ब करे। घर पहुंचे, जानबूझ के मम्मी को कुछ रख रहे कि बाहर जाना है घूमने, मम्मी कुछ सामान ला दूँ क्या? मम्मी बोल रही नहीं मैं ले आऊँगी। अरे मम्मी मैं ला देता हूँ। पापा आ गए, पापा कुछ खाने के लिए ला दूँ क्या? पापा ये सामान ला दूँ क्या? ये काम कर दूँ क्या? बिजली बिल पटा के आ जाऊँ क्या? पापा बोल रहे मैं ऑनलाइन कर दूँगा। नहीं पापा मैं करके आ रहा हूँ, काहे ऑनलाइन करोगे करके। ये सब बहाने। यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? तो फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो सीधा सीधा बच्चा पढ़ेगा, सिलेक्शन हो जाएगा। यस और नो? और अनफेवरेबल कंडीशन मिला तो पढ़ाई बंद, घूमना फिरना चालू। यस और नो? तो सेम चीज रिएक्शन के बाद, तो सेम चीज रिएक्शन के साथ, अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, टेम्परेचर मतलब फेवरेबल कंडीशन देखेंगे टेम्परेचर के केस में, अगर फेवरेबल मिलेगा तो फॉरवर्ड, अनफेवरेबल मिलेगा तो। अब समझते हैं कि इस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में फेवरेबल कंडीशन क्या है, समझो। एक्सोथर्मिक है रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक मतलब हीट क्या हो रहा है? रिलीज। मतलब रिएक्शन को हीट चाहिए क्या? अपन जबरदस्ती दे रहे हैं, अपना आता तो ही ना, चीजें खराब करना है। तो हीट रिलीज हो रहा है, मतलब रिएक्शन को हीट अपन और दे रहे हैं, तो रिएक्शन फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। चाहिए नहीं, मैं खुद निकाल रहा है, खुद दिए जा रहा है, परेशान कर रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन, रिएक्शन गुस्सा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम चला जाएगा बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कहाँ चला जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट चाहिए, अब वो बेचारा हीट की डिमांड कर रहा है, अपन दे नहीं रहे, चल देंगे नहीं, हीट ही नहीं दे रहे उसको, बहुत देर तक इंतजार किया, देंगे देंगे देंगे, हीट दिया ही नहीं, फिर डिमोटिवेट हो गया, परेशान हो गया, किधर चला गया? बैकवर्ड। अनफेवरेबल कंडीशन बैकवर्ड। यस और नो? बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन की। एंडोथर्मिक है, हीट चाहिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट चाहिए, हीट कर रहे हैं, हीट चाहिए, हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं उसको? फेवरेबल कंडीशन। किधर जाएगा? फॉरवर्ड। किधर जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट नहीं चाहिए, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, मतलब हीट रिलीज ले रहे उससे, तो उसको हीट नहीं चाहिए, हम उसको दे नहीं रहे हीट, और उससे हीट ले रहे, तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल कंडीशन। किधर जाएगा? फॉरवर्ड। किधर जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? तो टेम्परेचर का कंडीशन कैसे समझेंगे? फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। फेवरेबल मतलब
अनफेवरेबल मतलब, ठीक है। आइए थर्ड फैक्टर देखते हैं, दैट इज सेकेंड फैक्टर, टेम्परेचर। तो सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर में सबसे पहले समझेंगे, अगर डेल एच दिया है, क्या दिया है, डेल एच नेगेटिव दिया है, मतलब क्या, एक्सोथर्मिक। डेल एच नेगेटिव दिया तो डेल एच अगर पॉजिटिव दिया है, एंडोथर्मिक। कोई दिक्कत किसी को? और डेल एच नहीं दिया है तो थोड़ा सा अलग, कैसे, रिएक्शन दे दिया मैंने, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, डेल एच नहीं लिखा हो ना, मैंने लिख दिया हीट, 20 जूल लिख दिया, या तो प्लस हीट लिख दिया, तो डेल एच है क्या, इज इट डेल एच? बाकी सब में ऐसा लिखा रहेगा, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, डेल एच इज -20 किलो जूल। तो डेल एच दिया नेगेटिव, मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक। डेल एच दिया नेगेटिव, मतलब कौन सा रिएक्शन, नहीं दिया हमने आपको डेल एच, हमने आपको लिख के दिया प्लस हीट, वैल्यू लिख दिया, हीट लिख दो, कोई फर्क? इसका मतलब क्या, डेल एच गिवन है क्या, ना, नहीं, डेल एच नहीं दिया ना, तब भी डिसाइड कर सकते हैं एक्सो है कि एंडो। अब देखो हीट किधर है, प्रोडक्ट साइड, मतलब प्रोडक्ट साइड मतलब रिलीज हो रहा है, हीट किधर है, प्रोडक्ट साइड मतलब रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है मतलब कौन सा रिएक्शन, एक्सो। कोई तकलीफ किसी को? और अगर ऐसा लिखा है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, माइनस हीट लिखा है, माइनस हीट है ना, माइनस मतलब हीट प्रोडक्ट साइड नहीं है ना, माइनस है, घुमा के इधर लेके आऊंगा तो इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस हीट, ए प्लस बी प्लस हीट, मतलब किधर है हीट, रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड मतलब रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्टेंट साइड मतलब रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसा रिएक्शन, एंडोथर्मिक। समझ गए बेटा? तो आइदर डेल एच दिया होगा या फिर हीट दिया रहेगा, डेल एच दिया है तो माइनस डेल एच नेगेटिव एक्सो, डेल एच पॉजिटिव, और हीट दिया तो उल्टा होता है ना, हीट पॉजिटिव दिया तो और नेगेटिव दिया रहता तो कोई दिक्कत किसी को? समझ गए? ये विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट देख रहे, और ये डेल एच तो डिफाइंड है। अब समझो, अगर फेवरेबल कंडीशन फॉरवर्ड, कौन सा कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉरवर्ड, यस और नो, क्या आंटी? तो अगर फेवरेबल कंडीशन होगा तो क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, यस और नो? तो फेवरेबल कंडीशन में आपका रिएक्शन किधर चल देगा, फॉरवर्ड। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? ठीक, तो फेवरेबल कंडीशन फॉरवर्ड लिख दूं? आगे आगे अपना ये कहता है कि फेवरेबल कंडीशन मतलब फॉरवर्ड, एंड अनफेवरेबल कंडीशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन। क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन मतलब, बैकवर्ड। कोई दिक्कत किसी को? तो अपन ने अगर फेवरेबल कंडीशन दिया तो फॉरवर्ड, अनफेवरेबल कंडीशन दिया तो बैकवर्ड। उसको डिफाइन भी करते थोड़ा सा, क्या करते उसको थोड़ा सा डिफाइन, कैसे डिफाइन, लिख देता हूं, क्या चीज वो याद रखना है, हाँ हाँ, तो हीट है ना, वो हीट रिलीज हो रहा है, डेल एच इज ए डिफरेंट थिंग, हीट इज ए डिफरेंट थिंग। तो डेल एच डिफाइंड है, अगर डेल एच नेगेटिव दिया तो एक्सोथर्मिक, वो याद रखना है आपको। डेल एच नेगेटिव है मतलब वो आपको याद रखना है, डेल एच पॉजिटिव है मतलब वो फिक्स है। समझ आ रहा है क्या? वो फिक्स है, वो इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा तब ज़्यादा क्लियर होगा। तो डेल एच पॉजिटिव एंडो, डेल एच नेगेटिव, ये हो गया डेल एच के रिस्पेक्ट में, ये क्लियर होना चाहिए सबको। अब ये जो मैंने दिया है, इज इट डेल एच, इज इट डेल एच, इज इट डेल एच? तो डेल एच दिया रहता तो बता देता, पॉजिटिव है तो एंडो, नेगेटिव है तो डेल एच की जगह पे हीट लिख के दिया है, हीट इज ए डिफरेंट थिंग। अब तुमको देखना पड़ेगा कि हीट क्या हो रहा है,
तो इतना तो मुझे पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होता है, रिलीज, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट। तो डेल एच दिया तो उसमें तो हीट रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब पता नहीं, अपन डेल एच नेगेटिव मतलब एक्सो मानते हैं और डेल एच पॉजिटिव मतलब एंडो, वो फिक्स हो गया। अब डेल एच नहीं दिया तो कैसे करोगे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कैसे डिफाइन करोगे, तो चेक करो हीट किधर है। तो अगर A प्लस बी गिव C प्लस डी प्लस हीट, हीट प्रोडक्ट साइड है ना, प्रोडक्ट साइड में हीट क्या हो रहा है, रिलीज, हीट रिलीज मतलब तुमको पहले से बता चुका हूं। और डेल एच नहीं दिया है ना, हीट दिया है, तो हीट माइनस से तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, मतलब हीट किसके साइड ऐड हो रहा है, तो रिएक्टेंट को हीट दोगे तो कौन सा रिएक्शन आया समझ में। तो डेल एच पॉजिटिव और डेल एच नेगेटिव का केस आपको याद रखना है, ये आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, समझ गए बेटा। तो डेल एच पॉजिटिव एंडो फिक्स है वो याद रखेंगे, डेल एच नेगेटिव एक्सो फिक्स है वो याद रखेंगे, इसको याद करने की जरूरत, चेक करो हीट किसके साइड, हीट प्रोडक्ट साइड है तो एक्सो, हीट रिएक्टेंट साइड है तो एंडो, कोई तकलीफ किसी को। अब फेवरेबल कंडीशन मतलब अभी समझाया मैंने, यस और नो, फेवरेबल कंडीशन मतलब फॉरवर्ड, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब, अब एक लिख दे रहा हूं ना, अब फेवरेबल समझ में आ रहा है ना, एक्सो है तो हीट नहीं चाहिए, टेम्परेचर कम करो, एंडो है तो हीट चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाओ, समझ गए। तो एक को लिख दे रहा हूं कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा तो कंडीशन क्या आएगा, ये सोचो पहले। एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर मतलब हीट दे रहा हूं, फेवरेबल फॉरवर्ड, हाँ या ना, समझ गए बेटा। तो यहां लिख दे रहा हूं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, सबके लिए तो लिख नहीं सकता ना, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन if we increase the temperature, if we increase temperature, भैया बताओ टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं क्या दे रहा हूं, फेवरेबल अनफेवरेबल, क्या जाएगा, तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रिएक्शन इक्विलिब्रियम लिख दूं, देन इक्विलिब्रियम will shift forward, then equilibrium will shift forward, नोट कर लीजिए। तो टेम्परेचर के फैक्टर को हमने समझा है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल केस से, टेम्परेचर के फैक्टर को हमने समझा है किससे, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन से। आइए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, नेक्स्ट आपका व्हाट इज नेक्स्ट, प्रेशर। सो योर नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर। तो प्रेशर का फैक्टर डिपेंड होगा मोल्स पे, किस पे डिपेंड करेगा, तो प्रेशर का जो फैक्टर है वो डिपेंड करेगा मोल्स के ऊपर, किसके ऊपर, ओके मोल्स के ऊपर। तो प्रेशर का फैक्टर डिपेंड करेगा मोल्स पे, तो अगर हम बात करते हैं मोल्स की, तो प्रेशर फैक्टर इज ओनली वैलिड व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर अनइक्वल। प्रेशर का फैक्टर कब आएगा, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल्स क्या होगा, जैसे मेरे पास एक रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक, मेरे पास एक दूसरा रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। क्या दोनों के दोनों रिएक्शन में मेरा प्रेशर का फैक्टर वैलिड है, नहीं, दोनों के दोनों केस में मेरा प्रेशर का फैक्टर वैलिड आया समझ में, तो मेरा प्रेशर का फैक्टर इसमें वैलिड नहीं है। तो जब प्रेशर का फैक्टर वैलिड नहीं है, किसका फैक्टर, किसमें वैलिड नहीं है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। प्रेशर का फैक्टर सिर्फ वैलिड होगा जब मोल्स क्या होंगे, कितने मोल, टोटल मोल बे, कितने मोल, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स सेम है क्या, अलग है मोल्स, मतलब किसका फैक्टर आएगा, प्रेशर फैक्टर, कितने मोल्स, मतलब यहां पे प्रेशर का फैक्टर नहीं आएगा, पहला चीज डिसाइड कर लिए।
कि प्रेशर का फैक्टर तब आएगा जब मोल्स अनइक्वल होंगे, और जब मोल्स सेम होंगे तो प्रेशर का फैक्टर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे, कैसे मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम के साथ क्या होगा। हमको तो हमारा कंसर्न तो ये ना, हमारा कंसर्न क्या है, इक्विलिब्रियम के साथ क्या होगा। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां मोल्स कम है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जहां मोल्स कम है। याद रहेगा सबको। तो प्रेशर का फैक्टर वैलिड है जब मोल्स अनइक्वल है, और उसमें भी अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मोल्स उधर ही शिफ्ट होंगे, सॉरी इक्विलिब्रियम उधर ही शिफ्ट होगा जहां पे मोल्स। कोई दिक्कत किसी को, उल्टा कर दूं, प्रेशर घटा दूं, उल्टा कर दूं, प्रेशर घटा दूं, फिर क्या, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पे मोल्स। आया समझ में, हाँ या ना, ठीक, तो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि प्रेशर फैक्टर is only valid when, क्या बच्चा, number of moles of reactant and product are unequal। कोई तकलीफ भाई। तो प्रेशर का फैक्टर तब आएगा जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स कैसे होंगे, अनइक्वल। ठीक, अब अब देखते हैं, इफ वी इंक्रीज प्रेशर then equilibrium will shift in that direction where number of moles are less। क्या लिखे, if we increase ठीक, ठीक है। If we increase pressure then equilibrium will shift in that direction where number of moles are less। कोई दिक्कत, एंड समझ गए इसका मतलब सभी लोग, कि कोई दिक्कत है किसी को। ओके, तो ये कौन सा फैक्टर, प्रेशर, कौन सा फैक्टर, ओके, छाप लिया क्या अपन, प्रैक्टिकल है। ली चैटर्स ने प्रैक्टिकल किया। जब ली चैटर्स ने प्रैक्टिकल किया तो उसने देखा कि प्रेशर का फैक्टर कैसे काम करता है। समझ आया, मोल्स का फर्क आता है। थोड़ा सा समझाऊंगा आगे, जब इनर्ट गैस ऐड करूंगा तो शायद क्लियर हो जाए ऐसा क्यों। ठीक, ओए बच्चों, छाप लिए क्या अपन, यहाँ तो कोई दिक्कत। एक फैक्टर हो बच्चा अपना, कौन, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फैक्टर याद करने की जरूरत नहीं, प्रेशर याद है, वॉल्यूम याद हो गया। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम याद नहीं रखेंगे अपन प्रेशर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, अपन वॉल्यूम याद नहीं रखेंगे, अपन क्या याद रखेंगे, प्रेशर। उसने बोला वॉल्यूम इंक्रीजेस, हमने पढ़ा ही नहीं वॉल्यूम, अपन लगाएंगे प्रेशर इंक्रीजेस। क्या लगाएंगे, सामने वाले ने बोला वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीजेस, सॉरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो अपन वॉल्यूम का फैक्टर नहीं पढ़ रहे ना, तो अपन क्या लगाएंगे, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा तो हमारा आंसर होगा बैकवर्ड, और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा तो हमारा आंसर होगा, उल्टा कर दो आंसर को। तो उसने बोला वॉल्यूम इंक्रीजेस, मैं क्या लगाऊंगा, प्रेशर इंक्रीजेस। उसने बोला वॉल्यूम डिक्रीजेस, मैं क्या लगाऊंगा, प्रेशर डिक्रीजेस। कोई दिक्कत,
फिर आएगा आंसर प्रेशर के टर्म्स में, या तो चेंज होगा या तो चेंज होगा। होगा तो अगर वो आंसर आ रहा फॉरवर्ड तो आंसर क्या होगा एक्चुअल में, और अगर आंसर आ रहा बैकवर्ड तो क्या होगा। तो इसी को अगर चेंज कर ले, लिखना अगर चाहे वॉल्यूम के फैक्टर को, हालांकि आप याद नहीं रखेंगे, फिर भी अगर आप लिखना चाहे तो क्या होगा, प्रेशर में प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो रहा था जहाँ पे मोल्स क्या थे, यहाँ पे किधर होंगे। आया समझ में। तो ये फैक्टर भी एप्लीकेबल होगा जब आपके मोल्स क्या होंगे, अनइक्वल। तो अपन उतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, अपन सिर्फ लिखेंगे इफ वी इंक्रीज the volume, then equilibrium will shift in that direction if we increase the volume, then equilibrium will shift in that direction where number of moles are more की less, more उल्टा होगा ना। एंड समझ गए बच्चा लोग, कोई दिक्कत किसी को। एक और फैक्टर है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन होता है पता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। क्या हम क्या यूज़ करते हैं, हमको कौन सा लेट होना है, समय किसके पास है। तो अपन चाहते हैं क्या कोई रिएक्शन 1 घंटे में हो रहा है तो 2 घंटे में हो जाए, कि हम क्या चाहेंगे 1 घंटे का रिएक्शन आधे घंटे में हो जाए। तो समय किसी के पास नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वही चीज़ ले जिससे रेट क्या हो, बढ़े। तो जनरली हम इसलिए ऐसा जानते हैं कि कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। पर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं, और पर हम उसी को लेते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए, क्या करे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए, उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। अब समझो बे, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, किस में है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम बच्चा? नहीं, वो तो रिवर्सिबल होना चाहिए रिएक्शन। कंडीशन क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। जितने तेजी से ए बी सी डी में कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, जितने तेजी से जो स्पीड है ए बी से सी डी बनने का उसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो स्पीड है सी डी से ए बी बनने का वो है रेट ऑफ बैकवर्ड। तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, कोई तकलीफ किसी को। तो इक्विलिब्रियम में आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, किसी को भी? अब देखो भाई, अब यहाँ पर मैंने यूज़ किया कैटलिस्ट। क्या यूज़ किया? तो मैंने यहाँ पे कोई कैटलिस्ट यूज़ किया, सपोज करो कुछ भी मैंने यहाँ पे निकल एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया सपोज करो। तो निकल एज ए कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, डबल कर रहा है। तो जब निकल रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करेगा तो ए बी से सी डी बनने के रेट फॉरवर्ड को डबल करेगा। तो बैकवर्ड ने उसका कुछ बिगाड़ा है क्या? उसका काम है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। तो अगर फॉरवर्ड को डबल कर रहा है तो बैकवर्ड को भी क्या करेगा? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डबल हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड है कि चेंज हो गया है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड है कि चेंज हो गया है। तो जब तक रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होगा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। आया समझ में? तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अल्टर नहीं कर सकता। इक्विलिब्रियम को कैटलिस्ट अल्टर मतलब चेंज करना मतलब समझ लो, इक्विलिब्रियम में था फॉरवर्ड कर दिया चेंज हो गया ना, बैकवर्ड कर दिया चेंज हो गया ना, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ना। इक्विलिब्रियम पे था, अब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, इज इट इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम पे था, रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, इज इट? दोनों अलग। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कैटलिस्ट को ऐड करने से आपके इक्विलिब्रियम को कोई फर्क, समझ आया मैंने क्या बोला? तो क्या लिख सकते हैं, कैटलिस्ट, या तो लिख सकते हैं कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट
या डज नॉट अल्टर, समझ रहे हो बे? तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट क्या, इक्विलिब्रियम, या मैं बोल सकता हूँ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत किसी को, किसी को भी? तो आपका कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? किसको चेंज नहीं कर सकता? इक्विलिब्रियम को। कोई तकलीफ किसी को? एक लास्ट फैक्टर इसको नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ। बता दिया, ऐड नहीं किया, मैंने बताया कि कैटलिस्ट से आपके रेट को फर्क पड़ता है, इक्विलिब्रियम को फर्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ आपको बताया कि भैया वो शुरू के 4 फैक्टर थे, उससे इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा था। 5वां फैक्टर जो है कैटलिस्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाता क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ है बुक में, तो हमने ही बता दिया। कोई दिक्कत? तो क्यों नहीं अल्टर करता ये भी बता दिया हमने आपको। लास्ट फैक्टर, लास्ट 6 फैक्टर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। क्या करे रिएक्शन में, क्या ऐड करे? इनर्ट गैस मतलब क्या? रिएक्ट तो करेगा नहीं वो। इनर्ट गैस मतलब वो रिएक्ट, पता है ना सबको? 18 ग्रुप के गैसेस, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस बोलते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक, तो अगर मैं इनर्ट गैस को ऐड करूंगा तो 2 केसेस आएंगे। क्या आएंगे? 2 केसेस, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक कांस्टेंट प्रेशर पे। एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक कांस्टेंट, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो पहला देखते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या देखते हैं इसमें? पहला एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। अब सुनो भाई, वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रखूं, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज नहीं हो रहा है? तो क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? हाँ या ना? कोई तकलीफ किसी को? ओके, तो आइए अपन सबसे पहले ऐड करते हैं क्या, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नोट कर लीजिए। यहां देखो, एक बात बताओ, इसमें 2 लीटर ए है, ठीक है, और 2 लीटर, ठीक, बी। ओके, अब मैं इसके अंदर इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूं। क्या ऐड कर रहा हूं? अब मैं इसमें इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूं। अब समझो, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा ना, तो वॉल्यूम फिक्स है, मतलब कंटेनर का साइज फिक्स है। अब इसमें ए प्लस बी के साथ इनर्ट गैस सी आ गया। समझ गया मैं क्या बोला? पहले जब ए और बी था तो टोटल प्रेशर था 4 एटीएम। कितना था? तो अब जब सी आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो 4 की जगह 6 हो, कुछ भी हो, मुझे क्या मतलब, मान लो 6 एटीएम हो गया। कितना एटीएम? अब इनर्ट गैस के ऐड होने से आपका प्रेशर चेंज हुआ क्या? इनर्ट गैस के ऐड होने से आपका प्रेशर चेंज हुआ क्या? अगर प्रेशर चेंज हुआ तो मतलब इक्विलिब्रियम चेंज होना चाहिए। इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूं, तो इनर्ट गैस के ऐड करने से क्या फर्क पड़ रहा है? प्रेशर को फर्क पड़ रहा है, वॉल्यूम को फर्क पड़ेगा ना। तो अभी फिलहाल किसको कांस्टेंट रखा हूं? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हूं, तो फर्क किसको पड़ रहा है? पहले 4 था, अब कितना हो गया? 6। तो इक्विलिब्रियम चेंज होगा कि नहीं होगा? पर इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। यस, इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। समझो, यहां पर जब मैंने ए और बी ऐड किया तो टोटल प्रेशर कितना था? 4 एटीएम। अभी इसी बात है, ए ने कुछ प्रेशर लगाया होगा, ए ने कुछ प्रेशर, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ए के अकेले का प्रेशर क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सपोज करो 1 एटीएम है बेटा। कितना एटीएम है? 1। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो बताओ? समझ गए बेटा? टोटल प्रेशर कितना?
कोई तकलीफ किसी को, किसी को भी। क्या बोला, समझ आया? दोनों मिलके कितना लगा रहे हैं? 4। ये टोटल है। ए अकेला कितना लगा रहा है? दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। एज्यूम किया 1 एटीएम। बी ने अकेले कितना लगाया? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दैट इज 3। कोई दिक्कत? इनर्ट गैस ऐड किया मैंने, सी आ गया। अब सी कौन आ गया बेटा? तो टोटल प्रेशर चेंज होगा ना, कुछ ना कुछ प्रेशर सी लगाएगा। तो लेट इट बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, 2 एटीएम है। तो टोटल प्रेशर कितना हुआ? समझ गए मैं क्या बोला? तो बेटा चेंज क्या हो रहा है? टोटल प्रेशर। ए के प्रेशर को कोई फर्क पड़ा क्या? पहले भी कितना था, अभी भी कितना है? बी का प्रेशर को कोई फर्क पड़ा? पहले भी कितना था, अभी भी कितना है? तो जब तक पार्शियल प्रेशर को फर्क नहीं पड़ेगा तब तक इक्विलिब्रियम को फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक पार्शियल प्रेशर को फर्क नहीं पड़ेगा तब तक इक्विलिब्रियम को फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? इसलिए यहां पर अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो प्रेशर तो चेंज होता है पर टोटल प्रेशर चेंज होगा, पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा। और जब तक पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। अब तुम बोलोगे सर चलो ठीक है, ये जो भी है हमको नहीं समझ में आया जो भी आपने बताया, पर एक बात बताओ, इससे पहले जो प्रेशर का फैक्टर लिखे उसमें प्रेशर को बढ़ा रहे थे या कम कर रहे थे, उससे इक्विलिब्रियम को फर्क पड़ रहा था ना? तो वो कैसे फर्क पड़ रहा था? तो समझो अब इनर्ट गैस ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, इनर्ट गैस ऐड नहीं कर रहा हूं। 4 एटीएम है प्रेशर बेटा। कितना एटीएम है? 4। अब मैं इसका प्रेशर बढ़ा रहा हूं। कैसे बढ़ा रहा हूं? तुम्हारा हेडेक है। पिस्टन लगाया, कंप्रेस किया, प्रेशर बढ़ गया, हाँ या ना? कोई इनर्ट गैस का कोई रोल? अब मान लो प्रेशर बढ़ के हो गया 8 एटीएम। कितना हो गया? पहले कितना था, अब कितना हुआ? तो एक बात बताओ, ए का प्रेशर पहले 1 एटीएम था, बी का कितना था? तो अभी ए का 1 और बी का 3 पॉसिबल है क्या? तो टोटल प्रेशर 8 होगा ही नहीं ना। तो पार्शियल प्रेशर पे चेंज होगा, कितना भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, पर चेंज होगा ना। 8 एटीएम होने के लिए ए का प्रेशर भी चेंज होगा और, समझ गए बेटा? तो जब ए का पार्शियल प्रेशर चेंज हुआ, बी का पार्शियल प्रेशर चेंज हुआ, इक्विलिब्रियम चेंज होगा। इक्विलिब्रियम चेंज, कोई दिक्कत किसी को, किसी को भी? समझ आया? अब इसी के जगह पे अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करूं, क्या ऐड करूं? और अब मेरा प्रेशर अगर चेंज होता है तो इसमें इन दोनों का प्रेशर वही रहेगा। जो भी प्रेशर में चेंज आएगा किसकी वजह से आएगा? ई ऑफ सी की वजह से, हाँ या ना? तो ए और बी का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। कोई तकलीफ? तो आप याद रखेंगे जब भी आप इनर्ट गैस को ऐड करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर, गैस का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम चेंज, कोई दिक्कत किसी को? चलिए लिख लेते हैं। when inert gases are added at क्या? when inert gases are added at constant volume then equilibrium does not change. इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंजेस। क्यों? बिकॉज पार्शियल प्रेशर रिमेन्स क्या? कांस्टेंट। कोई दिक्कत बच्चा? तो पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा ना? क्या चेंज नहीं होगा? पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। आओ अब दूसरा केस देखते हैं। मोल्स को
पार्शियल प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा उसका। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो वॉल्यूम चेंज होगा, मोल्स को फर्क आएगा, कंसंट्रेशन चेंज होगा। कैसे मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ, इसको समझा दूँ। आ जाओ सेकेंड देख लो। सेकेंड है हमारा क्या, एट कांस्टेंट, ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब प्रेशर आपका कांस्टेंट है बेटा, क्या कांस्टेंट है? अब समझो एक कंटेनर है, इसमें ए और बी है और टोटल प्रेशर है 4। पी टोटल कितना? कोई तकलीफ किसी को? एक बात बताओ, इसमें अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करूं, क्या ऐड करूं, और प्रेशर उतना ही रहे, कैसे पॉसिबल है? प्रेशर 4 ही रहे, पी टोटल 4 ही रहे। पी टोटल कितना रहे? 4। पहले पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर 4 एटीएम था, इनर्ट गैस ऐड कर दिया तो भी 4 है। ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। वॉल्यूम चेंज होगा, कंटेनर का साइज बड़ा हो गया ना। पॉसिबल है, जब कंटेनर का साइज क्या हो गया, तो जो एक्स्ट्रा गैस ऐड किया उसने एक्स्ट्रा स्पेस पे गया, जो एक्स्ट्रा गैस भरा वो कहाँ चला गया? एक्स्ट्रा स्पेस पे। तो जो पहले ए और बी ऑक्यूपाई कर रहे थे अभी भी कर रहे, सी ने एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई किया तो प्रेशर में चेंजेस। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ता, वॉल्यूम नहीं बढ़ता तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता। प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर चेंज होता। समझ गया बेटा? एक बलून में ए और बी भर दिया, तो एक बलून में ए और बी भरा तो 4 एटीएम आया। कितना आया? तो एक बलून में जब ए और बी भरा तो कितना एटीएम आया? 4। कोई दिक्कत? उसमें दूसरा गैस भर दिया तो बलून और बड़ा हो गया, तो प्रेशर कितना रहेगा? समझ गए? बलून अगर उसी साइज में रहा और गैस भर दिया तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस और नो? कोई तकलीफ किसी में हो तो यहाँ पर समझो। अब मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड किया, क्या ऐड किया, तो जैसे ही मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड किया तो क्या चेंज हुआ? अब समझो, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक। अब इस कंटेनर में 2 मोल ए के थे मान लो, 3 मोल बी के थे, कोई दिक्कत? 2 मोल, 3 मोल, और कंटेनर का वॉल्यूम था 2 लीटर। कितना लीटर? तो कंसंट्रेशन क्या होता? मोल्स पर लीटर। और हमको पता है कंसंट्रेशन चेंज होगा, इक्विलिब्रियम चेंज होगा, पहला फैक्टर। कंसंट्रेशन चेंज होगा, इक्विलिब्रियम चेंज होगा, पहला फैक्टर, हाँ या ना? तो ए का 2 मोल और कंटेनर का साइज 2 लीटर, बी का 3 मोल, कंटेनर का साइज, अबे 2 लीटर ही होगा ना, अबे दोनों एक ही में नमूने, हाँ या ना? कंटेनर का साइज चेंज हो जाएगा क्या? दोनों एक ही में ना भाई, ए भी उसी कंटेनर में, बी भी उसी कंटेनर में, तो कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर, तो इसका भी वॉल्यूम कितना? हाँ कि ना? तो 2 मोल 2 लीटर, मोल पर लीटर क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन। यस और नो? बी के मोल 3 थे तो कंसंट्रेशन कितना आया? 1.5। अरे हाँ या ना बोलो बे? कंसंट्रेशन कितना आया? 1। हाँ या ना? तो भैया ए का कंसंट्रेशन है 1, बी का कंसंट्रेशन है 1.5। रिएक्टेंट है ये। मैंने इनर्ट गैस ऐड किया, इनर्ट गैस ऐड करने से वॉल्यूम चेंज हुआ ना, प्रेशर कांस्टेंट रखा, मतलब क्या चेंज हुआ? कंटेनर का वॉल्यूम हो गया 4 लीटर, कंटेनर का साइज क्या हो गया? अब कंटेनर का साइज 4 लीटर अगर हो गया तो भैया ए पहले कितने लीटर में था, अब ए कितने लीटर में है? समझ गए? तो ए का कंसंट्रेशन अब अगर निकालूं तो ये हो जाएगा 2/4 और बी क्या हो जाएगा? 3/, हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को बेटा? तो भैया क्या कंसंट्रेशन जो पहले था, क्या कंसंट्रेशन जो पहले था वो अभी भी है क्या? है क्या? क्या चेंज हो गया? कंसंट्रेशन। क्या चेंज हो गया? कंसंट्रेशन चेंज हुआ तो इक्विलिब्रियम चेंज होगा। यस और नो? कोई दिक्कत? तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे जब इनर्ट गैस ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, घुमा फिरा के। तो कंसंट्रेशन चेंज, इक्विलिब्रियम चेंज, हाँ या ना? इसमें आ जाओ।
कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट, अब कांस्टेंट वॉल्यूम है। ए के 2 मोल थे बेटा, बी के 3 मोल थे, कंटेनर का साइज था 2 लीटर, कितना साइज था, कितना मोल, कितना मोल जल्दी बोलो, ए का 1 मोल, बी का, ठीक, वॉल्यूम से डिवाइड किया, कंसंट्रेशन आ गया बेटा। अब इसमें मैंने ऐड किया सी, सी को ऐड किया तो प्रेशर चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम कितना, पहले भी 2 था, अभी भी 2 है, तो मैं जब ए का मोल निकालूंगा तो कितना आएगा, 2/2, एक, ये कितना आएगा, 3/2, कितना, तो भैया सी के आने से, सी के आने से मेरा कंसंट्रेशन चेंज हुआ क्या, अभी भी कंसंट्रेशन जो पहले था वो अभी भी है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है तो इक्विलिब्रियम चेंज होगा क्या, क्या बोला, समझ आया, तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं, इक्विलिब्रियम चेंज नहीं, इसलिए कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करोगे इक्विलिब्रियम को कोई फर्क, कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे इक्विलिब्रियम को फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसके क्या चेंज होंगे, कंसंट्रेशन, आया समझ में, कोई दिक्कत, तो लिख दूं, समझ आ गया बेटा तेरे सब, ओके चलिए, तो क्या हो जाएगा, when when inert gas, when inert gases are added at constant क्या pressure, then concentration changes, हाँ या ना, hence equilibrium changes, hence equilibrium changes, कोई तकलीफ किसी को, ये हो गए सारे फैक्टर्स, एक बार सारे फैक्टर्स देख लो, अपन करेंगे क्वेश्चंस, क्या करेंगे, ठीक है देख लीजिए, आइए क्वेश्चंस करते हैं, लिखिए जल्दी, लिख लिए,
हो गया। बनाइए दूसरा। अब बच्चों देखो इधर, यहां से प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले देख लेते हैं पहला कंडीशन क्या दे रहा है, H2। H2 का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो H2 रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? जिधर का बढ़ा तो उसके अपोजिट। तो रिएक्टेंट का बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड, रिएक्टेंट का बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, माइनस है, डेल एच नेगेटिव है, मतलब कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। कैसा रिएक्शन है? तो एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्या हो जाएगा? ठीक है, हाँ या ना? और प्रेशर, मोल्स चेक करो पहले, मोल्स सेम है कि अनइक्वल है? प्रेशर का फैक्टर आएगा। मोल इक्वल है कि अनइक्वल है? प्रेशर का फैक्टर आएगा। देखो किधर मोल कम है, तो प्रेशर बढ़ाओगे, जिधर मोल कम है उधर इक्विलिब्रियम। तो राइट तरफ कम मतलब क्या? फॉरवर्ड। प्रेशर बढ़ाओगे, मोल जिधर कम है उधर जाएगा इक्विलिब्रियम। किधर कम? प्रोडक्ट साइड, फॉरवर्ड।
और वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। वॉल्यूम बढ़ाने बोला है, मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो प्रेशर बढ़ाऊंगा तो किधर जाएगा, फॉरवर्ड। आंसर क्या होगा, उल्टा। समझे बच्चे लोग? क्लियर है यहां तक सभी को? मिटाऊं? नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन, डायरेक्शन पूछा है फिर से। सबसे पहले टेम्परेचर पूछा है, अच्छा एनओ पूछा है। एनओ, एनओ किधर साइड है? एनओ का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम अपोजिट जाएगा ना, कंसंट्रेशन बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उल्टा जाता है। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट तरफ, मतलब क्या जाएगा, बैकवर्ड। कहाँ जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज करो, डेल एच पॉजिटिव है बेटा, डेल एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक है ना, डेल एच पॉजिटिव। एंडो मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब फेवरेबल कंडीशन। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन, फेवरेबल कंडीशन, मतलब क्या जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? यहां पर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, मोल्स चेक करो, नो चेंज, मोल सेम है, नो चेंज। प्रेशर चेंज नहीं, प्रेशर से नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम से भी नो चेंज। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? लास्ट, फॉर द रिएक्शन व्हाट आर द कंडीशन फॉर हाई यील्ड ऑफ SO3। आपको हाई यील्ड ऑफ SO3 चाहिए, मतलब SO3 ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो SO3 बनने के लिए आपके रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। SO3 प्रोडक्ट साइड है ना, तो SO3 के हाई यील्ड के लिए आपके रिएक्शन को कैसा जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड। तो आपको कंडीशन चेक करना है कौन कौन से कंडीशन में फॉरवर्ड जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो तीनों में आप बताइए कैसे फॉरवर्ड जाएगा। तो कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा, तो पहला केस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2 क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजेस। जब भी दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड। हाई यील्ड मिलेगा SO3 का, क्या मिलेगा आपको, हाई यील्ड, किसका, SO3 का। फिर कंसंट्रेशन के बाद अगला टेम्परेचर पूछा है, हीट प्रोडक्ट साइड है, डेल एच नहीं है ना, डेल एच नहीं, हीट प्रोडक्ट साइड ऐड है, मतलब कौन सा रिएक्शन है, एक्सो। हीट प्रोडक्ट साइड है मतलब कौन सा रिएक्शन है, एक्सो। अगर एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना, तो टेम्परेचर या लो लिख देते हैं, टेम्परेचर शुड बी। कोई दिक्कत किसी को भाई? अरे हाँ या ना? प्रेशर पहले मोल चेक करो भाई, अनइक्वल है, प्रेशर का कॉन्सेप्ट आएगा। आपको SO3 चाहिए तो फॉरवर्ड चाहिए, तो प्रेशर देखो मोल किधर कम है, प्रोडक्ट साइड कम है, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट साइड जाएगा, हाँ या ना? तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर मोल कम है, किधर कम है, तो फिर प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर शुड बी क्या, प्रेशर शुड बी इंक्रीज्ड। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? क्लियर है तक सबको? ठीक, नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास देखेंगे।